बोलिए क्या बता दी, ठीक है आप लोग, ठीक है। ट्रांसटिव इंट्रांसटिव ना, वर्ब चल रही है तो आज थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट। आगे या आगे चीजों को देखते हैं कॉन्सेप्ट सही। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जैसे ट्रांसटिव इंट्रांसटिव चल रहा था, लेकिन ये दिमाग से मत निकालिएगा कि वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। समझ रहे नहीं, वो क्या है, फाइनाइट वर्ब ही है, पता है ना। हाँ ठीक है, ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, दोनों में बेसिकली क्या अंतर होता है। हाँ, फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर, टेंस, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती हैं, राइट। ये ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांसटिव वर्ब जो वर्ब बन रही है या इंट्रांसटिव वर्ब बन रही है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही कि नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि चल हमारा फाइनाइट वर्ब ही रहा है। नहीं तो अगर कभी बात ये लगे फाइनाइट वर्ब क्या है, तो आप कहें नहीं हम तो ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव जानते हैं, फाइनाइट नहीं जानते ना। अगर कोई कहे हेल्पिंग वर्ब पढ़े हो, नहीं हम तो हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़े, हम फाइनाइट वर्ब पढ़े। फिर अगर बात लिंकिंग वर्ब पढ़े हो, फाइनाइट वर्ब जानते हो, नहीं हम लिंकिंग वर्ब पढ़े। लिंकिंग वर्ब चेंज नहीं होती है क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। तो सारी की सारी वर्ब्स क्या है, फाइनाइट वर्ब ही, ये दिमाग में रखिएगा आप, ठीक है। इसका कोई इशू, ठीक। अब थोड़ा सा हम हैव वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं आज। किसको, हैव को, ठीक है। देखिए एग्जांपल लिखा गया, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू इनवाइटेड, व्हाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड, नो फ्रेंड, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं कि व्हाई you have, why you have no friends, why you have no friends। जरा कुछ बताइए, कुछ सही गलत अंतर, कुछ भी डिफरेंशिएशन कुछ बताइए। क्यों, क्वेश्चन मार्क के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तभी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए यहाँ पर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब समझिएगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया गया है, क्वेश्चन मार्क लगता इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, WH वर्ड आया है, लेकिन WH वर्ड आने से सेंटेंस कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। मतलब बनता है, लेकिन अगर हम आप ये कहें कि इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, आया है इसलिए सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, तो ये बहुत सही नहीं है। क्योंकि सेंटेंस आप देखते होगे ना कि आई नो वेयर यू लिव, वहां भी तो आया, बट वो इंटरोगेटिव नहीं है, राइट। क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी इंटरोगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जो भी परिवर्तन हमको करने होते हैं हम मेन क्लॉज में करते हैं। क्यों, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो तो वर्ब थोड़ी है, तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होगी ना। तो इसलिए जो इंटरोगेटिव वगैरह बनेगा वो कौन सी बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, क्योंकि वर्ब वो है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज थोड़ी है। वो पूरी की पूरी क्लॉज नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रही है, राइट। तो अब समझिएगा, तो मसला ये होता है
बोलिए माता दी। वेरी गुड। यू क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई नहीं। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर अगर आप चेक करेंगे तो एक कॉमन लिंक आपको मिलेगा। क्या? कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोई भी ऑक्सिलरी जब सब्जेक्ट के पहले आ रही है तब सेंटेंस हमारा क्या हो जा रहा है? इंटरोगेटिव हो जा रहा है। राइट? तो इसका हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले आएगी, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो पहला सेंटेंस हमारा सही है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। कह रहा है कि वाई हैव यू इनवाइटेड नो फ्रेंड्स, तुमने किसी भी मित्र को इनवाइट क्यों नहीं किया है। राइट? अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सब्जेक्ट और ये एज अ मेन वर्ब आई है, क्योंकि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब बनती है और मेन वर्ब भी जानते रहिएगा। राइट? हाँ, लेकिन यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। और सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सही फ्रेम नहीं किया गया है। मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, इस सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है ना। जो ऑक्सिलरी है हमारी वो क्या है? वो मिसिंग है ना। इसकी वजह से सेंटेंस क्या हो जा रहा है? यहाँ पर इनकरेक्ट हो जा रहा है। राइट? अब देखना, अभी V1 आया ना। क्या आया है? V1 आया है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ना इंटरोगेटिव में। क्लियर है? अब देखना, व्हाई डू यू हैव नो फ्रेंड, ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही हो गया। हैव क्या है? मेन वर्ब हो गई। यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। डू क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? वो क्यों गलत हुआ? हाँ, अभी हम यहाँ पर वर्ब को ही समझ रहे हैं, तो वर्ब को खूब अच्छे समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा फाइनाइट वर्ब ही चल रहा है अभी। राइट? ये अगर आप जानना चाहते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी है वर्ब से स्टार्ट जब हम किए हैं ना, पहला लेक्चर जो वर्ब पे हुआ है ना, जहां पर आपने वर्बोस, हाँ, वर्बेटियम वगैरह सब बताया गया चीजें, तो वहां से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? फाइनाइट वर्ब्स का। राइट? अब इसका मतलब ये दिमाग में मत रहिए कि सर फाइनाइट वर्ब अलग से बताइए। क्या अलग से बताया जाएगा? सब फाइनाइट वर्ब तो है। जिरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल को छोड़ दीजिए, तो जो भी चाहे वो फाइनाइट वर्ब मेनली वही ऑक्सिलरी और मॉडल्स ले लो, हेल्पिंग वर्ब्स ले लो, लिंकिंग वर्ब्स ले लो, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव ले लो, कुछ भी ले लो, सब चेंज हो रही है ना, तो सब फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये वर्ब का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हम वर्ब को समझ रहे हैं बहुत डेप्थ में जाके। राइट? कोई हेस्टेशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, खूब आराम से प्यार से समझते रहिए। राइट? जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि छोटी छोटी चीजों से योग्यता आती है और योग्यता कोई छोटी चीज नहीं होती। राइट? अब काफी मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जैसे कोई एक आध इजी कॉन्सेप्ट, हालांकि इजी और टफ जैसा कुछ नहीं होता, वो हमारे पढ़ने पे डिपेंड करता है कि किस चीज को हमने समय कितना दिया। जिसको समय देते हैं वो चीजें हमारे लिए इजियर हो जाती है एज टाइम पासेस ना। तो मैंने अक्सर आज आपके बच्चों का मतलब ये है कि जैसे जो न्यू जनरेशन हमारी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, उसमें सबसे बड़ी चीज की कमी क्या नजर आई पता है? लैकिंग ऑफ पेशेंस। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जो इंसान उसको बता रहा है उसकी उम्र 27-28 साल है, उस 27-28 साल में लगभग 10 साल से वो पढ़ा रहा है। समझिएगा, तो मतलब अगर प्रॉपर देखे तो 9-10 साल से वो पढ़ा रहा है, उसके पहले वो पढ़ भी तो रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। वो एक अच्छा स्टूडेंट है अपने सब्जेक्ट का और जीवन भर रहेगा ना।
तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप रेशियो निकालें, 8-10 साल का भी निकाल लें, तो शायद हम ये दिमाग से निकाल देते हैं कि यार हमको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम ना। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, अभी मैक्सिमम मैंने क्या देखा है कि जैसे बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिए, अब उनको लगता है कि नहीं अब लैंग्वेज आने लगी है, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। अक्सर आपने ऐसा देखा है ना। तो आप एक्चुअली अपने आप को जस्टिफाई अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपने आप को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ये तो वही हाल है ना कि गधों के बीच में तुम घोड़ा दौड़ा दो, चीतों के बीच में कुत्तों को दौड़ा दो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? कुत्तों की रेस में अगर चीता फर्स्ट आ गया तो अरे वो दौड़ रहा है, इसमें अगर सही मायने वो चीता होगा दौड़ेगा ही नहीं। क्या मजाक चल रहा है यार, राइट? तो समझिए इस चीज को, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, वन बाय वन चीजों को टारगेट करते चलिए, समझ रहे हैं ना? जैसे एक एक पन्ना अपनी किताब में जोड़ते चलिए, जोड़ते चलिए, फिर आप देखेंगे बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया। बस यही करना है कि पता चले आगे आप पढ़ते गए, पीछे आप भूलते गए, ऐसा ना होना। तो टाइम टू टाइम जो पीछे चीजें पढ़ी गई हैं वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट भी तो बनी है, टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहिए। लिखने की जरूरत एक बार आपको पड़ेगी बस, उसके बाद रिकॉल करने का मतलब ये है कि आपके पास जब भी समय मिल रहा है लेक्चर चला के देख लो, क्लिक कर जाएगा, राइट? ये चीज यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है। देखिए एक सेंटेंस है, ही हैज गॉन। क्या है? ही हैज गॉन। एक सेंटेंस और है हमारे पास, हैज ही गॉन। एक सेंटेंस और है, व्हाई हैज ही गॉन। क्लियर? ये आपका असर्टिव है, सही है ना? और ये दोनों क्या है? इंटेरोगेटिव। कहाँ? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, फुल स्टॉप होगा, राइट? ओके, ही हैज गॉन ना, वह जा चुका है, राइट? असर्टिव हो गया। हैज ही गॉन और व्हाई हैज ही गॉन क्या है? इंटेरोगेटिव है। ये रहा सब्जेक्ट आपका। उसी के पहले देखिए क्या आ गया है, ऑक्सिलरी आ गई है ना, ये आपकी ऑक्सिलरी है, राइट? ठीक है ना? इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सिलरी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के ऑक्सिलियम से लिया गया है, जिसका मतलब इंग्लिश में टू हेल्प होता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल ऑल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब, राइट? ओके, ये एस नो टाइप है पहला वाला, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई, ऑक्सिलरी वर्ब से, राइट? और ये डब्ल्यू एस टाइप है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई। यहां तक कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, ये तो समझ ही रहे हैं आप, राइट? ठीक, ये भी सेंटेंस का एक फॉर्मेट है, हाँ? अब देखिए सेंटेंस है, वेयर इज लिविंग योर अंकल, वेयर इज लिविंग योर अंकल दीज डेज, दीज डेज, राइट? पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, वेयर इज योर uncle, where is your uncle living
these, राइट। चलो, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? श्योर? ठीक है, जवाब आपका एकदम सही है, ये गलत है और ये सही है। अब इसका रीजन जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, और लिविंग क्या हो गई, मेरे योर अंकल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है ना, ठीक है। दिस डेज टाइम हो गया, राइट, क्लियर ना? हाँ, वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, योर अंकल क्या हो गया, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज, हाँ, लिविंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, राइट, टाइम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क अगर लगा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, तो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी आएगी, जबकि यहां पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट पहले मेन वर्ब आ गई है, यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी वो यहां होगी ना, ठीक है। अब अगर बच्चों का सवाल ये होता है, कभी कभी मैंने देखा है कि सर सारे वर्ड्स तो वही हैं, बस इधर उधर हुआ है, गलत थोड़ी है ना। जैसे ये तो हमारे पापा ने लिखा था ग्रामर, तो अब हम उन्हीं के लड़के हैं, अब हम नंगा आ गए, पापा यार हम मानेंगे नहीं, सही कर दो सेंटेंस, ठीक है बेटा सही। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक सेट ऑफ रूल्स है, ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, वहां क्या होना है, ये कोई भी लैंग्वेज है, क्या होनी है कैसे नहीं होनी है, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसमें आपको सीखते चले जाना है सही अप्रोच के साथ, सही वे में, लेकिन उल्टा सीधा दिमाग मत लगाइए ना। जैसे नहीं तो कभी कभी बहुत लोगों को जो है थोड़ी पंक्चुएशन, मैंने अक्सर देखा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग ढंग से कूट दिए जाते थे पंक्चुएशन न लगने की वजह से, जो कि एक ही सवाल होता था, कौन सा सेंटेंस माने, तुम कहते थे मानिए सर्टिफ है, कैसे माने, जैसे जो राजा बनता था वो भी तो इंसान ही होता था, कैसे आप उसको राजा मानते थे, क्योंकि उसके सर पे ताज होता था, ताज हटा दीजिए, इज अ कॉमन मैन। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जो पंक्चुएशन है वो सेंटेंस का क्या है, ताज है, उसको इतना लाइटली मत लीजिए, पूरा सेंटेंस आपने लिखा, ताज गायब है, सेंटेंस गलत है। या पंक्चुएशन है तो मत लगाइए, ये तो उल्टा सीधा लगा दीजिए, उल्टा सीधा का मतलब क्या है, ताज पहना जाता है सर पे ना, तो उसको कान में बांध लो, ठंडी हवा जिससे ना लगे, तो क्या सही होगा? तो ऐसे ही बच्चों का सवाल होता है, सर पंक्चुएशन तो पंक्चुएशन होता है, लगा दो फिर। पंक्चुएशन कह रहा है कि प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि पूछना पड़ेगा, आप समझ गए ना? ये सेंटेंस पूरा सही लिखा गया है, लेकिन आपके एक पॉइंट ने सेंटेंस गलत कर दिया है, समझ में आ रहा है ना? ये आप सेंटेंस पूरा पढ़े ना पढ़े, सिर्फ ये देख कर जान सकते हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आई बात सोचो ना ये चीज। अब जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो जो ऑक्सिलरी होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, सब्जेक्ट से पहले होगी, सब्जेक्ट क्या होगी, पहले होगी, ये भी जान लीजिएगा। अब कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं ना, जैसे कैन नॉट का कांट हो गया, डू नॉट का डोंट हो गया, हाँ, डज नॉट का डजेंट हो गया, राइट, इज नॉट का इजेंट हो गया, तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस हैं,
राइट, क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस है। जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तब कॉन्ट्रैक्शंस का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से जानते हैं कि एवरी सेंटेंस can be positive and negative, because positive and negative, it's not a kind of a sentence, it's the form of the sentence. And you know very well, every sentence can be positive and negative, right? तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये इसका टाइप हो गया। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट? क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि नो नेवर नॉट मैक्सिमम, हाँ लगा होता है तो फॉर्म नेगेटिव हो जाती है, नहीं लगा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स पे आते हैं, जैसे हार्डली वगैरह हो गया ना, स्कार्सली, रेयरली, राइट, ये नेगेटिव सेंस देते हैं ना। तो ये सेंटेंस की फॉर्म क्या है, पॉजिटिव है। अब यहीं पे नॉट लगा दीजिए, वेयर इज योर अंकल नॉट लिविंग दीज डेज, तो सेंटेंस का टाइप होगा इंटरोगेटिव, WH टाइप, और फॉर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब ऐसे सिचुएशन में आप इज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, हाँ, इजंट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करके उसको आप फुल फॉर्म में यूज करिए, वेयर इज योर अंकल नॉट, समझ गए ना। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आप, अब देखो, जब भी कोई भी ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्शन के साथ आएगी अपने, तो नॉट हमेशा उसी के साथ रहेगा, समझ लेना, ऑक्सिलरी के साथ ही नॉट रहेगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन से आप यूज करेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म यूज करेंगे, तो जो नॉट है वो अपने ऑक्सिलरी के साथ ही रहेगा। मैं फिर से आई रिपीट, खुद ध्यान से सुन लो मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जब कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन से यूज करेंगे तो नॉट अपने ऑक्सिलरी के साथ ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सिलरी का प्लेस बदल देंगे, कि जहां नॉट लगता था वहां ले चलो, चलो यहां आओ तुम, नहीं, नॉट को आना पड़ेगा, समझ गए नहीं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नॉट के प्लेस पर ऑक्सिलरी जाएगी, ऑक्सिलरी जहां है वहीं रहेगी। इसके साथ दांव गर्ज कहे तो आवे और बनावे सेंटेंस, समझ गए कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, वेयर इजंट योर अंकल लिविंग दिस डेज। आप मेरी बात समझ गए ना, ये चीज। जैसे व्हाई कैन यू डू दिस, व्हाई कांट यू डू दिस, समझ गए ना, व्हाई कैन यू डू दिस, व्हाई कैन यू नॉट डू दिस, एंड व्हाई कांट यू डू दिस। ये इसमें अक्सर मैंने देखा है कि थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं के दिमाग में रहता है कि जहां नॉट लगा है वहीं उठा के रख दो, ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी अपनी जगह पे रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हो तो नॉट उसके साथ लगा दो, क्योंकि वो ऑक्सिलरी अपना प्लेस नहीं छोड़ेगी अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो, या नहीं है तब भी। असर्टिव को, असर्टिव भी अगर उसका प्रकार है तब भी तो नहीं चेंज करेगी वो अपना प्लेस। यू कैन नॉट कम हियर, यू कांट कम हियर। आप ऐसा नहीं करते कि यू नॉट कम, यू नॉट कैन कम हियर, करते हो क्या, हाँ? तो ये गलती कभी मत करिएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सेंटेंस हमारा सही इसलिए है बेटा क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी आई हुई है, राइट। तो इंटरोगेटिव का जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसका ये तरीका होता है कि सब्जेक्ट के पहले ही ऑक्सिलरी आएगी, चाहे वो एस नो टाइप सेंटेंस फ्रेम करे या फिर WS टाइप करे, चाहे पॉजिटिव फॉर्म में चाहे नेगेटिव फॉर्म में, चाहे आप एकदम नॉर्मल फॉर्म यूज करो ऑक्सिलरी का नॉट के साथ या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करो, तब भी वो सब्जेक्ट के पहले ही रहेगी एट एनी कास्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलें, समझ में आ रहा है ना, ठीक। सेंटेंस है, हाउ
शुड टीच, हाउ शुड टीच इंग्लिश, हाउ शुड टीच इंग्लिश, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हाउ शुड या फिर कोई भी सब्जेक्ट लिख दो, हाउ शुड आई टीच। अब इस आई की जगह आप यू कर सकते हो, ठीक है, दे कर सकते हो, हाँ, वन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी सब्जेक्ट लाओ, ठीक है। टीच इंग्लिश, राइट। एक सेंटेंस और है अपने पिटारे में, हाउ शुड इंग्लिश बी taught, हाउ शुड इंग्लिश बी taught। चलिए सेंटेंस सही गलत बताइए, और भी कुछ बताना हो तो बताइए। पहला, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। आंसर तो आपका सही हो गया। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या? बहुत सही, अब आप लोग सीख गए, मजा आ रहा है। ये एक्टिव है और ये पैसिव है, समझ में आ रहा ना? वो एक्टिव है और ये पैसिव है। अब देखो ये गलत क्यों हुआ बेटा। क्वेश्चन वर्ड है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ड और ये है आपकी मेन वर्ड, ठीक है ना। और ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ गया? क्योंकि ये जो है ना ये, अच्छा ऐसा नहीं रटिए मत। बात ये है कि ये जो वर्ब आई है ना वो क्या शो कर रही है? एक्शन। और एक्शन अगर हुआ तो करने वाला कहाँ है? हाँ, तो डूअर तो है ही नहीं हमारे पास, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो लैकिंग ऑफ सब्जेक्ट है वहां पर। सब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। राइट और रॉन्ग प्योर एडजेक्टिव होते हैं, ये जाने रहिएगा। प्योर एडजेक्टिव का मतलब ये अपना फंडा ये है कि अगर कोई चीज पूरी तरीके से गलत है, मतलब उसका बिगिनिंग और एंडिंग सब गलत है, मिडिल हर जगह गलत है, तब मुझे लगता है कि राइट और रॉन्ग, नहीं तो करेक्ट इनकरेक्ट कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये मैं बस ऐसा ऐसे ही परेशान करने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी सब सही है। तो चाहे आप इसको रॉन्ग कह दीजिए चाहे इनकरेक्ट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी मीनिंग में, ठीक है। उसका मतलब कटम कुट्टे समझेंगे हम लोग, ठीक। हाँ, अभी देखिए ये आप हेल्पिंग वर्ब है, यही हमारे क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट, कोई भी बना लो, राइट। ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक्टिव था और इसमें सब्जेक्ट भी है और सारे वर्ड्स अपने प्लेस पर हैं, उनको जो फंक्शन करना चाहिए वो कर रहे हैं, अपना अपना सब काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर ये रखा गया क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई काम भी हो रहा है और वो खुद ही हो जा रहा है? ऐसे नहीं होता, कोई काम हो रहा है तो कोई करेगा उसको, और वो कोई पर्सन होगा ना। नॉन लिविंग थिंग भी तो नहीं कर सकती। पढ़ाने वाला काम कलम थोड़ी करेगी, पढ़ाने वाला काम कोई लिविंग पर्सन करेगा ना, कोई लिविंग थिंग करेगी, कोई पर्सन करेगा, कोई व्यक्ति होगा, राइट। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया बेटा? एक्टिव हो गया, राइट। कह रहा है हाउ शुड आई टीच इंग्लिश, या फिर हाउ शुड वन टीच इंग्लिश, किसी को कैसे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, या फिर हाउ शुड आई टीच इंग्लिश, या मुझे कैसे अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, मुझे अंग्रेजी कैसे पढ़ानी चाहिए एक्चुअली, राइट। शुड एडवाइस के लिए यूज करते हैं,
मॉडल है, हाँ, इंटेंशन बताती है, एडवाइस, हाँ, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए सेंस ही बता रहा है कि कुछ वहां हुआ है, और जहां पर हुआ है शायद वो हमारा कोई रिलेशन हो वहां पर, और जो व्यक्ति हमसे ये कह रहा है तुम्हें वहां जाना चाहिए, वो भी जानता है इस बात को कि इस बंदे या बंदी का रिलेशन है वहां पर, इसको वहां जाना चाहिए। और किसी ने कहा कि यू ईट पपाया, सॉरी यू शुड ईट पपाया, तुम्हें पपीता खाना चाहिए। हो सकता है उसको पता हो ना कि मुझे पेलिया हो गया है, हाँ, है कि नहीं? या यू शुड ईट कीवी फ्रूट, हाँ, कीवी फल, कीवी का फल, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यू शुड ड्रिंक कोकोनट वाटर, राइट? तो वो एक तरीके का एडवाइस, शुड एडवाइस, हाँ, ओके। अब ये देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा सही है, बस फर्क ये है कि वो सेंटेंस एक्टिव है और ये पैसिव है। पैसिव कैसे है? बी प्लस वी थ्री का फॉर्मेशन ना, तो बी प्लस वी थ्री जब भी देखिएगा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव। कोई दिक्कत यहां तक? कंफर्म है ना? ठीक है। ये आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो, लेकिन डूअर नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, डूअर नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस एग्जैक्ट इसकी पैसिव नहीं होगी, बल्कि हमने एक पैसिव का सेंटेंस लिखा है या बोला है, क्योंकि हम डूअर को वहां पर नहीं दिखा रहे हैं, राइट? हाउ शुड इंग्लिश बी टॉट ना, तो क्या हो रहा है? इंग्लिश कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, यहाँ पर बता रहा है कोई, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए, राइट? कंफर्म है ना? तो बी प्लस वी थ्री का फॉर्मेशन है, ठीक है। इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप का पैसिव है, ठीक है। और ये अगर पैसिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं होता है, राइट? और एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग देखेंगे उस सेंटेंस का पैसिव क्या है, तब ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिसीवर तो यही होगा ना, रिसीवर तो ये हो गया। लेकिन इस समय इसको हम ऑब्जेक्ट ना कहकर अगर हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहें तो ज्यादा उचित होगा, कारण क्योंकि यहाँ पर डूअर दिया नहीं गया है। अगर ये होता कि हाउ शुड इंग्लिश बी टॉट बाय मी, मेरे द्वारा कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, तब इसको ऑब्जेक्ट कहना ज्यादा बेहतर होता, मेरे एज पर माय ओपिनियन, राइट? बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी डूअर नहीं होगा, वो इसीलिए मैं कहता हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम कंफर्म है? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से यहाँ तक बातें क्लियर हुई, एक एक चीज क्लियर हुई है ना? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे थोड़ा सा, अब बताना कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख लेना, बस जितना सीखे प्रयास ये करिए कि उसको रिकॉल करने की जरूरत पड़े, रिवाइज करने की जरूरत पड़े, फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ सर एकदम क्लियर है, उसके बाद 2 दिन बाद कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने फिर गोला दिया था मुझे, तो गोला मत दीजिए। एकदम क्लियर है ना? श्योर? ठीक है, सब बढ़िया चला लाइफ में? छोटी सी कहानी बताएं, आप लोग भी कुछ सीख लीजिए, और जो ऑनलाइन हमारे सखा, हाँ, भाई बंधु स्टूडेंट्स, हाँ, बच्चा लोग हैं, सब सब समझे। और क्या भाई, जरूरी थोड़ी कि स्टूडेंट ही देख रहे हो, हाँ, चाहने वाले भी देख सकते हैं, राइट? तो बहुत लोग हैं जो देख रहे होंगे। छोटी सी कहानी बताता हूँ, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे शायद। मोरल में लास्ट में पहले आप लोगों से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा कहानी, पहले ध्यान से सुनिए। 2 बूढ़े शेर थे, ठीक है, 2 बूढ़े शेर थे, दोनों में झगड़ा हो, नहीं, 2 नहीं, 2 शेर थे, उसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था, दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। तो जो बूढ़ा शेर था, इसके पहले जब तक झगड़ा नहीं हुआ था तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी उसके जवान वाले पर रहेगी भाई, शिकार वो कर पाएगा, ये थोड़ी। और उसको लगा कि यार मैं शिकार करके लाता हूँ और ये खाता भी है,
ना करना कुछ नहीं, बो बो ऊपर से करता है, चिल्लाता है मुझ पे साला। हटाओ इसको। झगड़ा हो जाता है दोनों में, ठीक है, झगड़ा हो जाता है। जैसे तैसे जिंदगी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक अच्छे राइटर ने जीत आपकी यू कैन विन के राइटर हैं शिव खेड़ा जी। तो उन्होंने लिखा कि जिंदगी हादसों से ठिठकती जरूर है, रुकती कभी नहीं। तो झगड़ा हुआ है, इसका मतलब जिंदगी ही रुक नहीं जाती। ठीक है, झगड़ा हो गया ना, अब देखेंगे कोई जुगाड़ बनाएंगे। बूढ़ा शेर सोचा कोई कभी शिकार मिल जाएगा किसी और का तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब जिंदगी थोड़ी रुक जाएगी ना। तो मतलब ये कि चीजें होती रहती हैं लाइफ में, रुकेगी नहीं। और आप रुक गए तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। आप रुक सकते हैं, लाइफ नहीं रुकेगी, समय चलता रहता है। तो जैसे तैसे चल रहा था, कुछ समय बीता। एक दिन हुआ क्या कि 8-10 कुत्ते जो है घेर लिए। किसको घेरेंगे? बूढ़े वाले शेर को। तो उसने आवाज दी, अपनी लैंग्वेज में आवाज दी मदद के लिए। तो जवान शेर आया और फिर वो अपनी ही अंदाज में, जैसे शेर अपने अंदाज में आता है और सबको सबक सिखाता है, तो अपने ही अंदाज में आया और रौंद के चला गया एक दो को जब उसने लताड़ दिया तो बाकी सब कुत्तों की इतनी औकात। हाँ, समझ गए ना, भाग गए। ठीक है, अब उसके सामने क्या ही टिकेंगे, भाग गए। अब इस दौरान हुआ ये था कि उस जो युवा शेर था, जवान शेर था, उसका एक और मित्र बन चुका था तब तक। तो उसने कहा यार तो बताओ तो फलाने झगड़ा हो गया, बचाने क्यों गए उसको? अब ध्यान देना इस कहानी का मोरल, वो शेर बोलता है, खूब ध्यान से सुनना। उसने कहा यार ठीक है झगड़ा हुआ है आपस में, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका फायदा कुत्ते भी उठा लें। आप समझ रहे हो ना? उसने यही कहा कि ठीक है आपस में झगड़ा हुआ है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों के आपसी झगड़े का फायदा अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कुत्ते उठा लें। ये नहीं होने देंगे, वो अपनी मौत से मरेगा, इन कुत्तों की मजाल नहीं वो उसको मारेंगे, क्योंकि है तो अपना भाई ही। आप समझ गए ना? तो जिंदगी में ही ऐसे लम्हात आते रहते हैं। ठीक है, तो आपसी संबंध को बरकरार रखें और प्रयास करें कि कुत्ते फायदा ना उठा पाए। ठीक, मतलब मैं कहानी का मोरल बता रहा हूँ या मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग द मोरल ऑफ द स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।